इज पिंक, सही है, तो पिंक कलर होगा। By the name the byproduct of chlor-alkali process which is used for manufacture of bleaching powder. तो हमें इस पे क्या करना है? क्लोर-एल्कली प्रोसेस में NaCl प्लस वाटर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है और क्या क्या मिलता है? पहले तो NaOH मिल जाएगा जो कि इलेक्ट्रोलिटिक बेड में होगा, Cl2 मिल जाएगा और H2 मिल जाएगा। Cl2 को हम क्या यूज करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के लिए, तो उसके लिए CaOH होल ट्वाइस, उसी में Cl2 डाल देंगे तो CaOCl2 एक ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। So name the byproduct that is chlorine gas. Name one indicator which specifies the various levels of H plus concentration. तो एक ऐसा इंडिकेटर जो वेरियस लेवल्स ऑफ H प्लस इंडिकेटर, बताओ दिव्या, कोई तुम्हें ऐसा पता है कि हर लेवल के बारे में वो बता रही है? यूनिवर्सल इंडिकेटर, अगला देखते हैं। स्टैंडर्ड के बच्चों टीचर को भी ये बेसिक इक्वल दे देंगे, मैथ्स की है। ये नाम नहीं पता चल रहा ये किसका है। सुजैन, सुजैन के सबसे प्रिया, अंशु प्रिया, काशी, उत्कर्ष, अमन, कमी है, नैतिक, दिव्या, मयंक, अर्शिता, अरविंद। जहाँ तक है सेकंड हो गया, बेसिक हो जाए तब फिर दें, ठीक है, तब प्राइस देंगे। अभिषेक के तो 80 इंटू 140 रुपीज में जाएगा। चलो ठीक है, आगे का काम करें। 140 ये हमको ला के देना। ओके, नेम वन इंडिकेटर। तो इसका क्या आंसर है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल इंडिकेटर्स मिक्स्ड। रोहन, now यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? It is the mixture of various indicator which gives distinct color at distinct pH, different pH value. It is, ये कोई अलग से इंडिकेटर नहीं है, mixture of various indicators in specific proportion which gives characteristic colors yet distinct color at different pH value.
at different pH values. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. It is desired to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length. तो हम चाहते हैं कि इमेज हमको इरेक्ट ही मिले, और जबकि कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है. 20 सेंटीमीटर. What should be the range of distance of object from the mirror? Arvind, what should be the range of distance? 0 to 20 सेंटीमीटर. सही कहा. Range of distance is 0 to 20 centimeter from pole to left, ना. 0 to 20 centimeter from pole in front of mirror. Second, will the image be bigger or smaller than object? कैसे होगी? वर्चुअल इरेक्ट. बिगर. अगर आप इसको यहाँ रख दो तो रखने के बाद यहाँ से जो जाएगी तो ऐसा किधर चली जाएगी? फोकस से, क्योंकि रिफ्लेक्ट होगी. और जो दूसरी जाएगी यहाँ पे वो ऐसे चली जाएगी, और ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे? तो ये इमेज बनेगी. दिस इज बिगर. अगला क्वेश्चन. ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज लोकेशन फॉर्मेशन इन दिस केस. तो ये लोग हो गए. इसको डॉटेड बनाना. आफ्टर ऑल, a child reads words of a book with the help of convex lens using keeping it close to the book. He finds words enlarged and erect when he gradually withdraws the lens away from book. Words enlarged and erect when he gradually withdraws the lens. दूर ले जाता है तो लेटर बड़े हो जाते हैं. At one position the words again become distinctly visible, but at this time these are enlarged and inverted. तो explain the difference with the help of ray diagram for both the cases. यानी उसके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो शुरू में जब ऑब्जेक्ट पास है, ठीक है, तो इमेज कैसी है? मान ले ये दैट इज f1 to f1, f2 to f2. तो अब इसमें एक उसको कैसा दिखाना है? दैट इज एनलार्ज्ड है तो मैग्नीफाइड होगा, और दूसरा कैसा है? इन्वर्टेड है. तो इन्वर्टेड है तो रियल होना चाहिए, है ना. एक इन्वर्टेड में रियल है, और दूसरा कैसा है बताइए? कि जो मैग्नीफाइड है वो वर्चुअल होगा तभी तो सीधा होगा. वर्चुअल होगा तभी तो सीधा होगा. तो अब यहाँ पर देखो कि मान लीजिए उसने यहाँ पर रख दिया तो क्या होगा? यहाँ पर रखने के बाद एक तो ये रह गई, तो कहाँ से होके जाएगी? ये होके जाएगी, और दूसरी ये जाएगी, तो उसको चीज दिखेगी ये. इससे क्या पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है. यानी ये अगर उसके पास बुक है तो उसको ये यही तो बुक का लेटर है, तो क्या उसने लेंस को बिल्कुल चिपका के रख दिया? ये उसका हैंडल है, तो हैंडल यही तो लेटर एल था, तो क्या उसे बड़ा एल दिखाई देने लगेगा? बड़ा दिखाई देने लगेगा. बिल्कुल बुक के पास चिपका के रखो, बड़ा दिखाई देना पड़ेगा. अब वो धीरे धीरे दूर ले जा रहा है. दूर ले जाने का मतलब है लेंस को हम कहीं दूर नहीं ले जा रहे हैं. तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं? पीछे बन रहा है तो यही एल बड़ा एल बनने लग गया. अब देखो इसी लेंस को हम और कहाँ रख दें कि हमको मैग्नीफाइड इमेज मिले. तो ये दिस इज f1 है, ठीक है. दिस इज 2f1, दिस इज f2 एंड दिस इज 2f2. यहाँ से चले तो पॉइंट साइज, यहाँ चले तो यहाँ कैसा होगा बताओ? सेम साइज.
फिर यहाँ छोटा होता चला जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा 2fn में यहाँ पे इंफिनिटी हो जाएगा ना। इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्टेड दिखाई देने लगेगा। क्या कह रहा है? डिस्टिंक्टली विजिबल बट दिस टाइम एनलार्ज एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स तो इनलार्ज एंड इन्वर्टेड इसके लिए इसके बीच में रखो तो क्या होगा? ये आया तो फिर ये इधर से गया और बीच में तो क्या अवे आ जाएगा? ये आ गया। तो इसको कैसा दिख रहा है बताओ? ये अब इन्वर्टेड दिख रहा है, सही है। तो मान लीजिए यहां से देख रहा है ना, इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है। ऐसा होगा कि ये चीज इसको मिलेगी, जो उसकी आई देखेगी वो क्या देखेगी? इस चीज को देखेगी, तो उसको इमेज कैसे पता चलेगी? ये चीज है। कुछ चीजें और देखो, मेरा कहने का मतलब है जैसे तुम्हारी रेटिना है, रेटिना है, तो रेटिना में जब तुम सीधी चीजें रखते हो तो बोलो यहाँ कैसी इमेज बनती है? क्या उल्टी बन जाती है? ये तो बनती है ना, ये बात तो आपको मालूम है। यहाँ कहीं फोकस होता है, ये ऐसी बात बनती है। और फिर ब्रेन क्या करेगा? ये इरेक्ट है, ये इन्वर्टेड है, और ब्रेन फिर से क्या कर देगा बोलो? ब्रेन क्या कर देगा? फिर से इरेक्ट कर देता है कि नहीं? तो अगर तुमने इन्वर्टेड देखी, तो इन्वर्टेड इमेज अगर तुम आइस के अंदर जाएगी तो कैसी बनेगी बोलो? इन्वर्टेड होगी, तो उसे ब्रेन कैसा करेगा? इरेक्ट कर देगा। और फिर उसका 3 जगह चेंज होता है। समझ में आई बात कि नहीं? यानी ब्रेन का काम है जो इमेज बनी उसको पलट देना। इतनी बात तो तुमको समझ आ गई। खैर हमें इन सबसे ज्यादा मतलब नहीं, जैसी जो चीज होती है ब्रेन हमें वैसी दिखाता है। लेकिन फिर भी मैं अंदर का मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि मैं ये पेन सीधा देख रहा हूँ तो हमारे रेटिना पे उल्टा बन रहा है, और फिर ब्रेन उसको फिर से क्या कर दे रहा है? सीधा कर दे रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बताइए? जैसी होगी चीज वैसी दिखेगी, ऐसे तो हमको संसार में दिखता ही है। तो ये इन्वर्टेड है, तो इसने इन्वर्टेड देख ली। तो दो कौन कौन से केस है? क्या इस समय तुमने बुक से इसको दूर कर लिया? यही तो बुक है जिसमें एल लेटर था। तो अब ये चीज थी, तो एल अब तुम्हें उल्टा दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा? ऐसा। सही है। आपको बस डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट केस में बताओ उसे अपने लेंस को कहाँ रखना चाहिए, और नहीं तो तुम लोग लेंस को देख कर भी पता लगा सकते हो कि एक स्थिति ऐसी होगी जब लेटर तुमको कैसा दिखेगा। पहले ये लो, इससे करो, तो इससे देखने से तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि हाउ द लेटर फर्स्ट लुक्स एंड व्हाट इज द पोजीशन आफ्टर दैट। ये लो, तो पहले इसको पास में रखो, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के पास में रखो। ये लो, और फिर धीरे धीरे क्या करो? पहले फोकस और ऑप्टिक सेंटर में पास में रखो, तो तुमको क्या दिख रहा है? और फिर एक टाइम पे जब आएगा ये बढ़ाने पर पलट जाएगा। ये तो दूसरा दें, पलटा किसी का भी नहीं, दूसरा लेंस लेते हैं। ये देखो, अच्छी तरह से करो। तो उसमें आपको इसकी फोकल लेंथ देखो, इनकी पलट रहा 25 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ। तो ये देखो, इससे ट्राई करो कि पहले कैसा हो रहा है। पहले बड़ा और फिर पलटा कि नहीं पलटा? किसी के में पलटा है क्या? दुल्ला हो जाता है, सर ऊपर दुल्ला हो गया, कोई बात नहीं, दुल्ला होने से, लेकिन पलट नहीं रहा ना। यस, ये 25 सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर पे पलट जाना चाहिए था। पलट रहा। तो इसको हम लोग क्या करें ना,
इसको हम लोग ऐसा काम करें कैंडल जला के करें, तब वो सही आ जाता है। सर वो बच्चा कैसे पढ़ रहा है? हैं? बच्चा पढ़ रहा है, ये लेंस बहुत गंदे हैं। इसमें तो बोलो चश्मा नहीं हटा। पढ़ रहा, लेकिन अब मैं तुमको दिखाता हूँ। ये देखो, हाँ, ये एक कैंडल से आप देखो, समझ में आ जाएगा। नहीं बोल रहा था। देखो, लेकिन मैं तेज आपको तो सही है, सही तो देखो। ऊपर कर पलटा फिर सही तो मार पलट रहा है, धुंधला हो जाता है। अरे सीधा रख खुद को, ऊपर ले पलट गया, धुंधला हो जाता है। अब देखो, अभी दिखा है। तो ये देखो, इससे पता चल जाएगा। दिख रही ना, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो सबसे पहले देखो, जो सीधी दिखेगी, ये देखो, तुमको सीधी दिख रही है बड़ी, पहले सबसे पहले ये देखो, ये जो सीधी दिख रही, सीधी दिखी आप लोगों की? नहीं दिखी तो दिखा दें, फिर मैं उल्टी भी दिखा देता हूँ, दोनों ही दिखा देता हूँ। ये अब देखो, बड़ी दिख रही सबको? बड़ी, इतनी तो बात समझ आ गई, ठीक है? बड़ी तो दिख रही कि नहीं? इधर देखो त्रिशूल, इज इट लार्ज? अब मैं दिखा रहा हूं कि बातचीत ना करो, इधर देखो। अब इसी को आपको मैं दिखा रहा हूं कि दूर ले जाने पे उल्टी कैसे दिखती है। ये देखिए, ये मैं ये दूर ले गया तो क्या तुमको इसमें उल्टी दिखी? ये देखो, तो दूर ले जाने पे वो चीज कैसे, क्योंकि रियल है। जब तुमको सीधी दिखी थी तो इस पे नहीं ले सके थे, और जब उल्टी है तो इसको ले सकते हो। और क्लियर करना हूं, देखो बिल्कुल उल्टी दिख रही, और पास, ये देखो दिखी, और अब दिखी। इसकी लौ दिखी उल्टी चलती हुई, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से जो रियल थी वो इस पे नहीं जा सकी, जो वर्चुअल थी वो आपने आंखों पे ले ली, ठीक है कि नहीं? तो ये दोनों इसके डायग्राम। अगला देखें, हैंडल बजाना जरूरी नहीं तो पंजाबी ढाबा कुछ भेज देगा। नाउ to show the image formation, will the image is bigger or smaller than the object? तो इसमें क्या बताया गया है? What should be the range? ठीक है, range of distance, will the image be bigger? यहाँ पर है, okay, C part देखो, an object is held at the principal focus of concave lens of focal length at where the image be formed. So object is held at principal focus of concave lens. तो अरविंद, हमने इसमें क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट को उसके प्रिंसिपल फोकस पर रख दिया है। आप मुझे बताइए कि इसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी? ठीक है, सही, आगे बोलो। फैन पोली पे लटके हो, जो काती इतना करते तुम्हें क्या पता चलेगा? ऑब्जेक्ट जो ऑप्टिक सेंटर को पोल कह रहे हैं, तो यही ओवर कॉन्फिडेंस की इंतहा है।
ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब ये पीछे मिलाया जाए तो ये दोनों पीछे जहां मिलाई जाएंगी वहां तो बनेगी इमेज की नहीं, ये बनेगी। ओके, राइट टू फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमंस। ना बायो का बता पाते हो ना कुछ क्लास चेंज नहीं हो रहा। हाँ बोलो। अम्बिलिकल कॉर्ड से तुम क्या समझते हो? पार्ट्यूरेशन क्या है बताओ? कोइटस इंटरप्टस क्या है? सारी टर्म ही भूल गए तुम। जेस्टेशन पीरियड क्या है? इम्प्लांटेशन क्या है? वैसेक्टोमी क्या है? मैथ अभी पढ़ रहे हो कि साइंस? साइंस पढ़ रहे हैं सर। हाँ, साइंस पढ़ रहे हैं। सेट 1। हम समझे तो हम समझ नहीं पाए। बड़ी बात है, नहीं तो कौन बच्चा बता पाएगा? ना बता पाए। और कोई को तब बोला वो ऐसे पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी सर, नहीं चीज समझता है ना। अब हम लोग बात करते हैं चलो, राइट टू फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन बताओ। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और जो वेस्ट डेवलप होता है एम्ब्रियो के द्वारा उसको मदर के ब्लड में ट्रांसफर। सही। तो दैट इज जो प्लेसेंटा इज ए डिस्क एट विच एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड या इम्प्लांटेड। एम्ब्रियो आता है ना, डेवलपिंग एम्ब्रियो, वो कहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा बताओ? दैट इट इज। एक और है किसी के पास, लो लिखो इस चीज को। प्लेसेंटा इज a disc in which in mother's uterus in which embryo get implant होगा, ठीक है। इसी को प्लेसेंटेशन कहते हैं ना, या इम्प्लांटेशन। प्लेसेंटा तो इसको क्या कहेंगे? इम्प्लांटेशन। इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इसके चारों तरफ ये जो मदर का यूट्रस है, तो मदर के यूट्रस में एक तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होगी और इसी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में यहाँ प्लेसेंटा का डिस्क होगा और डिस्क में ये एम्ब्रियो होगा जिसमें बहुत सारे सेल होंगे और धीरे धीरे इसके चारों तरफ बल्बियोनिक बैलून बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बल्बियोनिक बैलून। और उसमें एक लिक्विड रहेगा, बच्चा उसमें तैरता रहेगा और इसी बच्चे से थोड़े दिनों में ये जो भी होगा तो बच्चे में एक अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप होगी। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होगा? इसी बैलून में अब वो फुली तैरेगा और वो बच्चे के नेवल से लगी रहेगी यहाँ से और उससे वो करेगा। ये अम्बिलिकल कॉर्ड का भी फंक्शन आ सकता है। तो दिस इज, पहले तो ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा, और दूसरा दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड। तो लिखो प्लेसेंटा इज द, ये कैसी डिस्क है? सिलिंड्रिकल डिस्क एट विच द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। ये भी एक फंक्शन ही है। सो इट इज इम्प्लांटेड। दूसरी चीज क्या होगी कि जो बेबी है, डेवलपिंग बेबी,
exchange its wastes. अपने वेस्ट को एक्सचेंज करेगा एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर. What happens to the lining of uterus before release of fertilizer if no fertilization occurs? So that is before release of fertilized egg. Before release of fertilized egg. सर एक्चुअली ना फर्टिलाइज का रिलीज होता है ना. क्या? फर्टिलाइज्ड एक थोड़ी रिलीज होता है, मतलब सिर्फ रिलीज होता है. ये जो भी चीज होगी अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ एक स्पर्म आ जाएगा. अब हमारी ये लाइनिंग यहाँ है, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता है, यहाँ से यहाँ तक इसका सफर 5 दिन का है तो 6 या 7 दिन बाद यहाँ पहुँचेगा. तो 6-7 दिन में अगर मान लीजिए ये डेथ हो जाएगा, तो अगर ये मरा हुआ यहाँ पे गिरा तो ऐसी स्थिति में ये डिजेनरेट होने लगेगी, इस पे क्रैक होने लगेगी. अदरवाइज जो प्लेसेंटा होगा वो रिसीव करेगा. तो बिफोर रिलीज ऑफ फर्टिलाइजर यहाँ पर अर्चिता कह रही थी कि फर्टिलाइज नहीं होगा, सिर्फ वो तो ओवरी से नहीं होगा, यहाँ तक तो आ गया. हम इसके और इसके संदर्भ में बात कर रहे हैं. बिफोर रिलीज ऑफ फर्टिलाइजर एंडोमेट्रियम लाइनिंग का क्या होगा, सही है कि नहीं? इस चीज के से मतलब क्वेश्चन पढ़ लो, वही चीज है. टू द लाइनिंग बिफोर रिलीज ऑफ फर्टिलाइजर. अगर वो दूसरी तरह से भी पूछ सकते थे कि इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, ऐसे पूछा जा सकता है. अब इन्होंने ऐसे पूछा है, ये लिखने वाले की फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस की गलती है, पूछा यही गया. तो क्या होगा बिफोर रिलीज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग? तो क्या होगा बताइए? बिफोर रिलीज ऑफ फर्टिलाइज्ड एग द एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स गेट प्रोलिफरेटेड. पूरी तरीके से वो क्या होगी? स्पॉन्जी फ्रेश होगी, म्यूकस की बनी हुई होगी. प्रोलिफरेटेड का मतलब है डेवलप्ड. इट गेट कंप्लीटली डेवलप्ड टू रिसीव द जो ये बेबी, डेवलपिंग बेबी, तो या एम्ब्रियो. द एंडोमेट्रियम लाइनिंग लिखो, लाइनिंग इज वेल डेवलप्ड, स्पॉन्जी होगी एंड फ्रेश, इस तरीके से होगी. ठीक है. टू रिसीव एम्ब्रियो एट प्लेसेंटा, या वो जो तुम्हारी डिस्क है प्लेसेंटा ही है, प्लेसेंटा. बाई चांस इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज तो क्या होगा? तो इसका भी लिखा है, इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर, देन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एग डाई विद इन ए डे. फिर एग को जिंदा रहने का कुछ नहीं है. एग डाई within a day and fall inside embryo. फिर उसका कोई कैरियर नहीं है, वो एम्ब्रियो के अंदर गिर जाएगा और निकल जाएगा, एम्ब्रियो में चला जाएगा. फिर क्या होगा? इस चीज को क्या कहते हैं? दैट इज कीमोट्रोपिज्म. तो इस ये सेंस कर लेगी कि एक मर चुका है ना, तो कीमोट्रोपिज्म से सेंस हो जाएगा मर चुका है. ऐसे कीमोट्रोपिज्म से तो स्पर्म चलते हैं जहां आए गए, दूसरी तरफ थोड़ी नहीं चलते हैं. तो अब क्या होगा? इन दिस केस द एंडोमेट्रियम लाइनिंग डीजनरेट्स. वे क्या हो जाएंगी? मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी. क्रैक्स डेवलप्स. इन दिस केस एंडोमेट्रियम लाइनिंग degenerates and menstruation occurs. अगला देखो.
Write two difference between zygote and fetus. अर्चिता कुछ differences बताओ. फिर ज़ाइगोट फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद बनता है और फीटस जब ज़ाइगोट डेवलप हो जाता है तब बनता है और ज़ाइगोट के टाइम पे चाइल्ड का सेक्स डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं होता हाँ। और फीटस के टाइम पे होता है. सही है. चलो. Zygote and fetus. It is first cell of newborn baby. ठीक है. It is multicellular stage of developing child. After duration of 8 weeks. 8 weeks के बाद होगा. ठीक है. तो gender of baby cannot be determined. Gender of baby can be determined. ठीक है. Few organs like brain, heart, gender, hands ये सब कुछ हो जाते हैं. इसमें organ development हो जाता है. दो ही difference काफी है. Okay. इसका 34 का आफ्टर और का बी नहीं कराया क्या? 34 का देखो आफ्टर और बी पार्ट. An object is held at the principal focus of concave lens where the image will be found. तो concave lens लो और ऑब्जेक्ट इज एट. सभी टेबल पर है पेपर की किसी पे नहीं भी है? है ना? ठीक है. तो ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस. प्रिंसिपल फोकस पे रख लो F2 F1. तो क्या होगा? Where the image will be formed. हो गया. तो ये तो पहले ही वाला था ना. अभी थोड़ी देर पहले यही तो कराया. उसके बीच में पड़ेगी. ओके. नाउ बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम आंसर द क्वेश्चन बिलो. इसमें कुछ चीजें पूछी अभी क्लियर नहीं है लेकिन मैं थोड़ी चीजें बता दूं. बुक में ये डायग्राम बना हुआ है. pollen grain, ovules. कल भी इसी पेपर को करेंगे. Stigma. मतलब सिर्फ एग्जाम इसी का होगा. हाँ. इसका हो गया ना सर? इसका क्या हुआ? हो गया ना सर? सेट 1 का हुआ. ये वानी तो है. हाँ इसका नहीं, सेकंड वाले का करेंगे. मेरा कहने का मतलब है कि साइंस ही कल डिस्कस करेंगे. ये तो हो गया. अब देखो 35 का आफ्टर और इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं. इसमें किसी भी ये देखो ये ओव्यूल है. ओव्यूल या इम्प्लांट है. ये ओव्यूल का इंटीगमेंट है क्या? फिंगर्स को इंटीगमेंट कहते हैं. अब इसके बाद ये इसका स्टिग्मा है. ये इसकी स्टाइल है. Pollen grain. स्टिग्मा. ये ओवरी है. ये ओव्यूल है. Pollen. और इसके बाद
ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये शैलेजल एंड है। इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। एक चीज देखिए माइक्रोपाइलर और शैलेजल एंड में, तो कोई बात नहीं है बुक में, माइक्रोपाइलर एंड शैलेजल एंड, क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर, माइक्रोपाइलर एंड इन क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो अब देखिए ये माइक्रोपाइलर नीचे वाला लिखो, दिस इज शैलेजल एंड and this is micropylar। ओके, अब इतनी बात है, कुछ चीजें समझ ले। फिर यहाँ पर एक पॉलन ग्रेन गिर गया, ठीक है, कीमोट्रोपिज्म की वजह से, स्मेल की वजह से कहीं से ये भर गया। अब इसमें से पॉलन ट्यूब निकली, तो पॉलन ट्यूब निकली और उसमें से वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस निकले, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से दो न्यूक्लियस निकल गए। एक न्यूक्लियस था लेकिन इस न्यूक्लियस जब ये अंदर आया तो कितने में बदल गया, दो न्यूक्लियस बदल गया। अब यहाँ पर तीन लोग हैं, दो सिनर्जिक सेल्स हैं और एक कौन है बोलो, दैट इज एग सेल। ये दोनों का नाम क्या बताइए, सखियां। सिनर्जिक का मतलब सखियां होती है, सिनर्जिक सेल, और ये एग सेल है। ये वर्णमाला लिए खड़ी है, ये एग सेल है, मेन इसी को माना जाता है। और सिनर्जिक का मतलब सखियां होती हैं। दो कौन से बोलो, पोलर न्यूक्लियाई, इनको क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। और ये क्या है, एंटीपोडल सेल। ये क्या है, ठीक है, ये तो शैलेजल एंड हमने बता ही दिया, लेकिन ये तीनों सेल कौन कौन से, एंटीपोडल सेल। अब यहां से बात आई एंटीपोडल सेल। दो कौन सी चीजें बताई गई, एक है जनरेटिव न्यूक्लियस और एक कौन सा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जनरेटिव न्यूक्लियस, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस। देखो तुमने जब शुरू में वीडियो दिखाया था, हमने कहा था वेजिटेटिव न्यूक्लियस दो हिस्सों में टूट जाता है। ये वाला एक पॉलन ट्यूब को बढ़ाने का काम करता है, फिर खत्म हो जाता है, एक रह जाता है। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये यहाँ से एक सिनर्जिक सेल को धक्का देते हुए, फोड़ते हुए, बाराती लोग हैं तो ये यहाँ तक आ जाएंगे बारात में, और ये इसको फोड़ते हुए चले जाएंगे इसके पास, क्योंकि यही खाना है, वेजिटेटिव है ना ये। तो जब ये इसको फोड़ते हुए चला जाएगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, तो इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि इन सब की फ्लॉइडी है, ये सब हाइफ्लॉइड है। तो ये क्या बनेगा, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। जो एंटीपोडल सेल के पास गया, तुम समझो कि किसी भी सीड में कुछ चीजें समझनी जरूरी हैं। किसी भी सीड में, ये फिर सीड बन जाएगा, तो सीड में एक फ्यूचर फूड होता है जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। यही बनेगा, ये तीनों से मिलके जो बनने वाला है वो क्या बन जाएगा। और इसकी प्लॉइडी कितनी होगी बताओ, ट्राइप्लॉइडिक, क्योंकि एक एंड इसका भी तो है ना, और दो इनके हुए, तो इसकी प्लॉइडी क्या है, सिर्फ एंडोस्पर्म ही दुनिया में ट्राइप्लॉइडिक है, सही है। तो इसकी प्लॉइडी कितनी हुई बोलो, ट्राइप्लॉइडिक। अब इतनी बात तुमको समझ में आई अर्चिता की नहीं। एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस तो मर गया क्योंकि पॉलन ट्यूब को बढ़ाने में काम आया, एक गया सिनर्जिक सेल को फोड़ते हुए खत्म कर दिया, अंदर जाके कहाँ गया, एंटीपोडल सेल में, और वहां जाके तीनों मिलके फ्यूज हो गए, वो फ्यूचर फूड है। तुम सीड को जमीन में डालते हो, तुमने 7th में पढ़ा है, 8 स्टेप्स है, तुरंत खाना नहीं देना है, सीड ही उसको इतना बड़ा कर देगा सैपलिंग। तुमको शुरू में न्यूट्रिशन नहीं देना, जब इतना बड़ा हो जाए तब दो। सीड के पास फ्यूचर फूड है, सही है ना।
उसमें एंडोस्पर्म है। किसी किसी में क्या होता है, ये देखो, ये डाइकोटिलीडन है। ये किसमें, जब चने को फोड़ोगे तो क्या होगा, डाइकोटिलीडन, डबल फूड है। कोटिलीडन्स का क्या मतलब होता है, डबल फूड। तो जब चना डालोगे तो इसके पास इतना ये फूड है कि ये 2 पत्ती निकलेगी। और मक्का डालोगे तो जिसमें 1 पत्ती निकले, गेहूं, मक्का, चावल, तो कह देना ये मोनोकोटिलीडन है। और जिसमें ये डालोगे, और सबके जो पहले पत्तियां होती हैं वो फॉल्स लीव होती हैं, वो असली पत्ती नहीं होती है, वो मुरझा जाती है। वो पत्ती का शेप कुछ और ही होता है, तुम उससे पता ही नहीं लगा सकते कि ये नीम है कि करेला है कि गोभी, कुछ नहीं पता चलता है उसको। फिर इसके बाद जो निकलेगी वो ट्रू लीव होगी। बोलो बात समझ में आ गई? तो कोटिलीडन समझ में आ गया। तो पहला जो एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस था वो सिनर्जिड सेल को फोड़ता हुआ चला गया एंटीपोडल में। इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? अब ये देखो, ये जो दूसरा जनरेटिव था ये यहां चला गया, ये वाला इसके साथ आकर के ये बीच की दुल्हन है। और ये कौन है बोलो? यही असली स्पर्म है। जनरेटिव न्यूक्लियस क्या है बताइए? असली स्पर्म है। और ये कहां जाएगा? इसके साथ, ठीक है। दैट इज जनरेटिव न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एग सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस फ्यूजेस विद एंटीपोडल सेल। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सिंगेमी। ठीक है, सिंग का मतलब साथ, गेमी, तो ये दोनों मिलके फ्यूज होंगे और ये बना देंगे, क्या बना देंगे बोलो? दैट इज, यहाँ पे क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। इसे क्या कहेंगे? और ये पूरा क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो along with endosperm is known as seed. इसको जमीन में डालोगे तो जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो होगा। अब 2 चीजें लिखना है। तो इससे तुम्हारी पूरी प्रक्रिया निषेचन की तुमको पता चल गई। व्हाट इज द टोटल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जरा चेक तो करो कि यहां पर लिखिए कि when pollen grain falls on stigma of ovary, then क्या होगा? जो पॉलन न्यूक्लियाई है, या क्या कह सकते हैं, मेल गेमीट, ये ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट्स इनटू 2, इस 2 में न्यूक्लियाई में हो जाएगा। कौन कौन सी? वेजिटेटिव एंड जेनरेटिव न्यूक्लियाई। ज्यादा नहीं लिखाएंगे, बस थोड़ा सा एक हिंट दे रहे हैं। इन दोनों में टूट गया, ठीक है। ये माइटोसिस से होता है, बस। इसकी भी प्लॉइडी एन है और इन सब की भी प्लॉइडी क्या है? एनियन है। हो गया। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई किससे मिलेगा बोलो? वेजिटेटिव न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद, ठीक है, फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो फिर इसकी प्लॉइडी एंशोपिया क्या हो जाएगी? ठीक है, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। 3 लोग मिले तो त्रिसंलयन। और जरा बताओ जनरेटिव, इस सेंटेंस को पूरा करो सुजैन। अच्छा बताती हो, आप भी बोलोगी। Generative nuclei fuses with egg cell, एंड इट इज कॉल्ड, and it is called embryo. ये जनरेटिव न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद एग सेल, ठीक है, इट इज कॉल्ड सिन का मतलब साथ में इनका गेम है, सिंगेमी। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और वो ऊपर वाला रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर फूड, दैट इज एंडोस्पर्म। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, और इसको क्या कहेंगे?
इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ, पहले वाले को एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म किसे कहेंगे? फ्यूचर फूड। ये इट इज प्रेजेंट इन कॉटिलीडन, ये किसमें प्रेजेंट रहेगा? जब मैं मटर के दाने की 2 पत्तियां खोल देता हूं, ये यहाँ पे जुड़ा रहेगा कि नहीं? तो ये कॉटिलीडन है, ये बीच का, ये हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, ये जो बीच का हिस्सा यही एम्ब्रियो है, ये बीच में एम्ब्रियो, ठीक है कि नहीं? और इसके पोर्शन बताने हैं तो अभी हम जब मैं केस स्टडी कराऊंगा बहुत कुछ बताऊंगा। तो इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, इससे क्या होगा सर हाँ सिंगुलरिटी वगैरह जैसे बुक में नहीं और लिखती हो, टीचर को ही नहीं आता, फिर उसने गलत कर दिया। नहीं तो बुक में दिया, अभी देखो यही क्वेश्चन कराएंगे सब है। नहीं सर सिंगुलरिटी वगैरह ऐसे लिखा हुआ नहीं है, तो अगर किसी टीचर को आता नहीं है तो उसने कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो इसके अभी जो केस स्टडी है तुम्हें पता चल जाएगा इसकी जरूरत है। हम एक भी चीज ऐसी बता ही नहीं रहे 10th में। नहीं, टीचर ने गलत कर दिया फिर। तो अभी तुमको बुक में पढ़ाया गया है, जब मैं तुमको वैसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आए हुए हैं तब तुमको पता चलेगा कि इनके बिना नहीं हो सकता। क्वेश्चन तो हमें कराने हैं ना, हमारे पास बुक है, विद्या रखी हुई है, तो हम वही चीज़ कराने हैं जो बिल्कुल बस आने वाली है। कराने को तो मैं एक चीज़ को कितना भी बोलता रहूँ, इसी पर ही 3-3 क्लास होती है जब बायो की प्रत की कराता हूँ, लेकिन उतना हमें बताना नहीं है। हमको तुमसे नंबर चाहिए, हम फालतू चीज़ एक भी बता ही नहीं रहे। अभी मुझे कराना है, तो तुम्हें जब केस स्टडी के कराएंगे क्वेश्चन तो उसमें ये है, इसलिए ठीक है। तो अब जरा देखें, तो अब तुम्हें पता चल गया ना। और ये क्या चीज़ है बोलो? इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्या 2 जगह अलग अलग फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। इट फॉर्म्स एंडोस्पर्म। ये क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म, यानी इसका दूसरा नाम क्या है? फ्यूचर फूड। तो as fertilization, as fusion is takes place, a fertilization is taking place at 2 sides, so that is why it is called double fertilization। ठीक है, अब जरा देखो, as fertilization is taking place at 2 sides, so it is called डबल फर्टिलाइजेशन। ये हमने बता दिया इसके कॉन्टेक्स्ट में, अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। ए बी सी डी को लेबल करो। ए क्या है? पॉलन, पॉलन ग्रेन। बी स्टिग्मा, स्टिग्मा। सी और डी ओव्यूल। अंदर में है इसलिए ओव्यूल होगा। चलो, हाउ डज ए रीचेस पार्ट बी। तो हाउ डज ए रीचेस, तो ये बाई वेक्टर एयर वाटर विंड, ए कैसे पहुंचता है? Pollinating agent. by pollination. So A reaches part B by pollinating agent. Insect, air, water, wind, etc. अगला देखें, state the importance of part C. सी पार्ट का क्या है? पार्ट सी, दैट इज पॉलन ट्यूब। कई बार ये पॉलन ट्यूब यहाँ पर ऐसे होता है कि इसी को फोड़ के घुस जाती है। जैसे तुम्हारे यहाँ कनात में टेंट लगा हुआ है, शराबी कबाबी है, तो पीछे से आएंगे, फोड़ते फाड़ते अंदर खाने के लिए पहुंच जाएंगे, ऐसा भी होता है। तो इसलिए यहाँ पर शैलेजर एंड पर भी ये देखा गया है कि शैलेजर एंड को भी फोड़ के घुस जाते हैं। ऐसे कौन से प्लांट में? हैं? कौन से प्लांट? वो कौन से में नहीं हो जाता है, जैसे 100 का एक केस ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होता। तो हमें कैसे पता चलता है वो कैसे गया? कैसे गया है, तो इसलिए यहाँ पर है कि कुछ भी हो, तो यहाँ पर
बस इधर से भी है, ये सब भी एंटीपोडल सेल्स है, यहाँ से भी जाता है वहां से भी जाता है, दोनों तरफ से जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी का क्या मतलब है? अगर इधर से जाएगा तो ऐसे फलों में बीज नहीं होंगे, वो बांझ फल होंगे, नॉन बीजेबल। कभी कई बार तुमने ऐसे फल देखे हैं कि होने चाहिए लेकिन नहीं पाए गए, तो वो दोनों न्यूक्लियस यहाँ कहीं मिल जाएंगे, यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ मिल पाएगा? अब जब यहाँ मिलेगा नहीं तो क्या सीड बनेगा? इतनी दूर तो जाएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो इन विच एंडोस्पर्म इज मेड बट देयर इज नो सिंगेमी, तो उस चीज को क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पी। सही बता रहे हैं कि ऐसा हो जाता है। आगे देखिए, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट सी। पार्ट सी का क्या है? ये तो पॉलन ट्यूब है। सो पॉलन ट्यूब का क्या काम होता होगा? टू जो भी अब न्यूक्लियाई है ना, मेल न्यूक्लियाई टू फीमेल न्यूक्लियाई, रूट मेल न्यूक्लियाई टू फीमेल न्यूक्लियाई, ये होगा। एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है उसको कहाँ रूट करती है शिव शर्मा? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे लिए नहीं था, तुम मौज करो। ज्यादा लोड नहीं देना चाहिए। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट सी। तो क्या है सी का पार्ट? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या करेगी? पॉलन ट्यूब रूट्स ये मेल न्यूक्लियाई टू ओव्यूल, ये ओव्यूल के अंदर ले जाएंगे फॉर फर्टिलाइजेशन। What happens to the part marked D? जो भी तुम्हारी बुक में लिखा है, लिखना तुमको वही है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अपर एज आ जाती है। जो हमारे बच्चे 11th 12th में कहीं जाते हैं ना पढ़ने, तो वो वहाँ लीड करते हैं। थोड़ा बहुत बता ही देता हूँ, पता होना चाहिए ना, सरल भाषा में। What happens to the part marked D after fertilization is over? तो बताओ जब फर्टिलाइजेशन ओवर हो जाएगा तो फिर क्या चीज होगी? डी क्या चीज यहाँ दिखाई गई है? ओव्यूल है। तो व्हेन देखो फर्टिलाइजेशन इज ओवर तो क्या होगा? पेटल एंड सेपल्स दे क्या होंगे? दे फॉल, वो सब हो जाएंगे, ओवरी स्वेल हो जाएगी और वो पल्प बन जाएगी, और जो ओव्यूल हो जाएगा वो सीड कोट बन जाएगा। यही सब तो होता है। तो मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर देखें तो ये अगर ये मैंगो है तो मैंगो में क्या चीज होगी? मैंगो में ये क्या चीज है? एपिकार्प। बहुत सही बता रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे तो शिव शर्मा हर चीज प्रॉपरली बता देते हैं। दैट इज, ये क्या इन्होंने बताया? एपिकार्प। और ये बीच वाले को इन्होंने क्या बताया? मीजोकार्प। मीजो अभी कहीं पढ़े होंगे हम लोग, तो कहाँ इतना पढ़ पाएंगे, पढ़ रहे हैं तो समझा रहे हैं। और ये क्या है? एंडो। फिर समझो, ये बुक का ही क्वेश्चन है, बुक में दिया है, उसमें एस चांद में। तो जैसे तुम्हारे में सीड है तो ये शुरू में क्या था बताओ? इसी में ओव्यूल था कि नहीं था? ओव्यूल में क्या होगा बताओ? अब इसके अंदर ही चला गया तो सीड बन गया, तो सीड बन गया तो इसके अंदर तो एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो आधा एंडोस्पर्म में, आधा एम्ब्रियो नहीं है। तो ये अभी भी तुम देखो ये ओव्यूल है, ठीक, और ये है इसकी जो ओवरी का बाहरी हिस्सा है वो बन गया आम का एपिकार्प। क्या बन गया? और जो बीच का हिस्सा है वो क्या बन गया? वो पल्प बन गया, मीजोकार्प। और जो इसके साथ लगा हुआ हिस्सा है वो बन गया एंडोकार्प। ठीक है। एंड ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू स्क्लेरेन्काइमा, हार्ड कोट ऑफ सीड। कभी देखा होगा चीकू का बहुत हार्ड कोट है स्क्लेरेन्काइमा,
इस तरीके से होता है। ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओवरी किसमें होगा, एंड द ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। सही है, ये देखो आगे की बात करें। कई बार तुम लोगों ने ये भी देखा होगा, सिंगल सीड सिस्टम भी होता है, मल्टी सीड सिस्टम भी होता है। कई में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, तो उसमें क्या होगा बोलो, बहुत सारे पॉलन गिरेंगे और सब में जाएंगे कि नहीं। अमरूद देखा है कि नहीं देखा है, तो उसमें कई सीड्स बन जाएंगे, और जिसमें एक ही है ओव्यूल तो एक बनेगा। हर तरीके की होती है। मल्टी ओवरी सिस्टम भी होता है, तो जिसमें कई बीज हैं उसमें कई सीड बनेंगे। What happens to the part, ठीक है, तो वो get cover, जो ये है part D, it is seed coat. Ovule get converted into seed coat and it encases embryo and endosperm. ठीक है, सीड दोनों को मिला के ही कहते हैं, सीड कोट सब कुछ मिला के कहते हैं। चलो 36 देखिए, 36 सब चीज नोट किया करो। राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज फ्रॉम देयर कार्बोनेट ओर्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन मिडल ऑफ, अंशुप्रिया हमें कार्बोनेट ओर है हमारे पास, तो अब हम उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास एक ओर आया है, वो कैसा है, कार्बोनेट ओर। सो आप इसके लिए कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करोगे, कैल्सिनेशन। तो कार्बोनेट ओर के लिए यहाँ पे क्या चीज कहेगी बताइए। व्हाट आर द स्टेप्स, राइट द स्टेप। स्टेप 1 बताओ, स्टेप 1 बताइए दिव्या। एनरिचमेंट ऑफ ओर, enrichment of ore. Ore is crushed and hydraulically washed. क्यों हाइड्रोलिकली उत्कर्ष वाश करेंगे, टू रिमूव गैंग पार्टिकल। अच्छा बताया, रिमूव गैंग पार्टिकल्स। इससे क्या होगा, नाउ ore will get enriched. After that step 2 में दो चीजें हैं, ए प्रत्युंजय क्या है, बी क्या है, रिडक्शन और प्योरिफिकेशन। रिडक्शन एंड प्योरिफिकेशन। चलो कोई बात नहीं, और किसी से पूछ लेंगे। हाँ सुजैन, कैल्सिनेशन रिडक्शन और कैल्सिनेशन रिडक्शन, यही है। पहला है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ मेटल कार्बोनेट, कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, दैट इज कन्वर्जन इनटू मेटल ऑक्साइड। मान लीजिए हमें जिंक कार्बोनेट ही मिल गया है चंद्रशेखर, अब मैं उसको मेटल ऑक्साइड में ZnO में कैसे बदलूं। क्या कौन सा चीज पास करेंगे, कार्बन पास करते हैं, ये ठीक रहेगा। आप बोलो उत्कर्ष, कार्बन ठीक रहेगा कि कुछ और पास करें। मतलब कि Zn उसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाना। सही, यही इन्होंने भी बोला है। दैट इज ZnCO3, इसको हीट कर दें विद नो एयर, तो उससे क्या होगा बोलो, ZnO और प्लस CO2 बन गया। तो हमने इसके कार्बोनेट ओर को जिंक ऑक्साइड में बदल दिया स्टेप 1। अब आप क्या करना चाहेंगे, कुमकुम। सर हमें कैसे पता जिंक का ही हो रहा है, मतलब कोई और कोई भी हो सकता है। तो मिडिल सीरीज बोली तो हमने जिंक ले लिया है, और कोई लेना, और कोई ले लो। हम एग्जांपल के तौर पर दे देंगे, चल जाएगा। एक एग्जांपल दे दिया तो ठीक रहेगा ना, एग्जांपल लिख देना इजी। फिर क्या किया जाए, बोलो दिशिता।
बताया करो। अब तो तुमसे साइंस पूछो तो भी नहीं बताती हो, मैथ्स पूछो तो भी नहीं बताती हो, किसी टॉपिक का पूछो तो भी नहीं बताती हो। दैट इज रिडक्शन। सेंटेंस पूरा करो अमन। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। वो छोड़ दो, रिडक्शन करो। ZnO प्लस C। दिसु रिएक्शन पूरी करो। Zn plus CO। Zn प्लस CO। थर्ड स्टेप क्या होगा? वेरिफिकेशन। गरिमा, ताशी, सही है। तो थर्ड स्टेप होगा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। दिव्या, इसमें क्या करेंगे? एक इम्प्योर Zn की को एनोड बनाएंगे और प्योर को कैथोड बनाएंगे। प्योर ले लेते हैं पत्ती, चलो इसको कैथोड बना दिए। तो और फिर इन दोनों को, एक ही बना दिए। ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ये भी Zn है और ये भी Zn है, तो ये इम्प्योर Zn है। 8 of sulfide, sodium sulfide। और दिस इज प्योर Zn। और यहाँ क्या ले लें सॉल्यूशन में? CuS कुछ भी ले लो, जिंक सल्फेट ले लो, ZnCl2 ले लो। ZnSO4 एसिडुलेटेड सॉल्यूशन। इसके अलावा 15% H2SO4 प्लस वाटर, ऐसे ले लो। फिर धीरे धीरे क्या होगा, सारा जिंक इसमें ऐसे एक्यूमुलेट हो जाएगा और इसके नीचे क्या होगा, दिस इज एनोड, जहां कैटायन जाए Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस, कैटायन जाए उसे क्या कहोगे, कैथोड। तो ऐसा लिखो, बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग द प्योर जिंक कैन बी कलेक्टेड एट कैथोड एंड इम्प्योर, ठीक है, इम्प्योरिटीज विल गेट कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ एनोड। बाकी सभी गिर जाएगा, प्योर जिंक वहां चला जाएगा, खत्म हो जाएगा ये पूरा। सो in this impure zinc rod is taken at anode and ये तो बैठी रहती है, इसको कुछ लेना ही देना नहीं है, ये सोती रहती है जैसे। हाँ, इसका यही चक्कर है, लिख भी नहीं रही, लिख रही हो? In this impure zinc rod is taken at cathode and pure zinc rod is taken at cathode. Both are dipped in acidulated zinc sulfate solution in single electrolytic bed. Both are dipped in single electrolytic bed in acidulated zinc sulfate solution. When electricity is supplied to it, electricity supply करनी पड़ेगी. Pure zinc is collected at cathode. When electricity is supplied to it, pure zinc. ये अपने आप में ही 3 नंबर का क्वेश्चन है. Pure zinc is collected टू, कहाँ कलेक्ट हो जाएगा, कलेक्टेड टू कैथोड। अंशु प्रिया सेंटेंस पूरा करो। प्योर जिंक इज कलेक्टेड टू कैथोड। एक सेंटेंस वाला वो बताओ।
सुजान बताओ। An impurities get between bottom of the And impurities get deposited at bottom of ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है बस वही देखो। चलो नाउ आफ्टर और देखो, उसका सेकंड पार्ट How is the copper extracted from its sulfide ore? Explain the various steps supported by chemical equation. Second part देखो, Cu2s copper pyrite, copper glass होगा क्या ये? That is copper glass. इसको क्या है? That is, it is. इसको बेसेमर कन्वर्टर से हम लोग करते हैं ना। और तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1, कॉपर ओर इज क्रश्ड। सबसे पहले इसे क्या करेंगे, क्रश्ड एंड इट इज एनरिच्ड। एनरिचमेंट ऑफ ओर इज डन बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा हम इस अयस्क की सांद्रता को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे बताओ, इसको सबसे पहले चूर चूर कर लिया, फिर क्या किया, हमने उस दिन दिखाया था ना कि स्किम कर करके निकालते हैं। तो नाउ एंड एनरिचमेंट ऑफ ओर इज डन बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसको पाइन ऑयल में और स्टेबलाइजर में डालेंगे तो कॉपर ऊपर तैर जाएगा और गैंग पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। किसमें डालेंगे बताओ, इट इज डिप्ड इन पाइन ऑयल एंड वाटर मिक्सचर और फिर इसे हिलाया जाएगा। किन में डालेंगे, मिक्सचर अभी बता रहे हैं ऊपर, समझो इस चीज को। थोड़ा पाइन ऑयल डाल दो तो पाइन ऑयल और जो कॉपर है तो वो दोनों ऊपर आ जाएंगे पाइन ऑयल वाले। और मिट्टी कहाँ चली जाएगी, मिट्टी यहाँ चली जाएगी, गैंग पार्टिकल। इसको झाग से निकालो, स्किमिंग होती है, जैसे मक्खन नहीं बिल होते हैं, दही बिल होते हैं, तो ये गैंग पार्टिकल है। गैंग पार्टिकल को, मिट्टी को पानी वेट कर लेंगे और कॉपर को कौन कर लेगा, कॉपर को पाइन ऑयल कौन करेगा, पाइन ऑयल। और इसमें फ्रॉथ स्टेबलाइजर भी मिलाते हैं कि झाग बनी रहे। तो उसके लिए क्या कहते हैं, फ्रॉथ का मतलब झाग होता है, स्टेबलाइजर। उसके नाम अगली क्लास में बता जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये चीज मिला दी, इट इज डिप्ड इन पाइन ऑयल। और फिर क्या होगा, इसको मिला दिया, द कॉपर ओर इन द फॉर्म ऑफ फ्रोथ इज स्किम्ड। समझ में आ गई बात कि नहीं, इसको निकाल दिया, कॉपर ओर इज स्किम्ड आउट। आप इतना ना भी लिखें अर्चिता, बस इतना लिख दें, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से करते हैं, इतना करो, ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं। थोड़ा जान लो, कोई चीज जान रही हो, कोई ज्यादा वैसा लेने की टेंशन, सही है, लिख दोगी तो अच्छा है। टीचर वहाँ बहुत पढ़े लिखे हैं जो केवी के हैं, सबको सब कुछ पता है। सर नहीं पता, है? नहीं पता। स्टेप 2, फर्स्ट टीचर है। अभी देखो स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 में अब हमारे पास Cu2s है, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि ये देखो, इसको कहते हैं बेसेमर कन्वर्टर। क्या कहते हैं, बेसेमर कन्वर्टर। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ से ऊपर लगाओ,
और इसमें सब चीजें डालो, क्या डालोगे? Cu2s है क्या, ये एनरिच हो गया है। और इसमें खूब एक तरफ से और क्या डालो, हीट। तुम्हें रोस्टिंग करनी है ना, अभी किसने बोला था इनमें से, आप ही ने बोला था ना रोस्टिंग। तो एक तरफ से ये डालो और एक तरफ से और दूसरा क्या डालो, दैट इज कोयला डालिए और O2, तो फिर जलने लगेगा, आग भी होगी। ब्लो करो यार, आग लगा दो और इसको घुमाओ। तुमको मालूम है एक ऐसी मशीन होती है जिसको घुमाया जा सकता है, रास्ते में जिसमें सीमेंट वीमेंट नहीं मिलती, ऐसे घूमता रहता, वैसे ही घूमता है। तो ऐसे घुमाते रहो इसको, घुमाने से क्या होगा बताइए? जो Cu2s है वो क्या होगा, ऑक्सीजन से मिलेगा। इसको ऑक्सीजन दे दी तुमने, हीट भी तो कर दी। हीट करने के बाद क्या होगा, दैट इज Cu2O। इसके 2 बन जाएंगे, 2/3 ये बन जाएगा 2/3, लेकिन तब भी Cu2s रह ही जाएगा। वैसे तो कन्वर्ट हो जाएगा, आप इसकी रिएक्शन बनाओ, जितनी होनी होगी हो जाएगी। तो Cu2O बन गया, और बताओ क्या निकल गया, बोलो SO2। अब इसको बैलेंस करो, क्या बैलेंस हुआ? 2 3 2 अभी करते हैं। ये SO2 हो गया, इसको लिखो, ये देखो इसको 3/2 बैलेंस हुआ, चेक करो। 3 O इधर है, 3 O इधर हो गए, सब कुछ बैलेंस है। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 Cu2s प्लस 3O2, 2 Cu2O प्लस 2 SO2। ऐसी तो अगला स्टेप बताओ जरा, हाँ SO2 लिखो, ये स्प्लिट। अगला स्टेप बताओ, सर वो Cu2 हो गया Cu2s। Cu2O और प्लस Cu2s। समझो इस बात को, जब ये हो गया, इसी में चलाते चलाते अब इसमें हवा डालना बंद कर दो। अभी भी बहुत सारा सल्फर बचा है, 2/3 तो बदल गया, हवा डालना बंद करो, सिर्फ इसको अब हिलाते रहो, घुमाते रहो। तो इनसे क्या होगा, ये जो सल्फर बचा है, क्योंकि हॉट है ये, इसी की ऑक्सीजन ले लेगा। बहुत छोटा सा एक वेंट रखना, उसी से बस गैस निकलेगी, अंदर हवा ना जाए। तो ये सल्फर इसी की ऑक्सीजन ले लेगा, और क्या होगा बताओ, 6Cu बन जाएगा और SO2 निकल जाएगा। सही है, तब तक ये आयरन, ये कॉपर मोल्टन हो चुकेगा। और जब इसमें SO2 निकलेगा तो धीरे धीरे तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे SO2 निकल रहा है। और जैसे हलवा बनते समय लास्ट स्टेज आती है ना, बुलबुले ब्लिस्टर्स बनते हैं, फुट 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 की आवाज आती है, तो वैसे ही इसमें निकलते निकलते ये बस उछला उछला होगा। इस चीज को, चूंकि SO2 एक एसिडिक गैस है, इसलिए इसको एसिडिक कॉपर भी कहते हैं, क्योंकि कुछ SO2 ट्रैप भी हो जाएगी ठंडा होने तक, तो कुछ ब्लिस्टर्स के फॉर्म में होगी, उसको फिर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके सही कर लेंगे। SO2 तो एक नॉन मेटल है, कोई ऐसा इशू नहीं है, वो तो ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अब वी विल ऑब्टेन बाय दिस प्रोसेस, व्हाट वी विल ऑब्टेन, बताओ, ब्लिस्टर कॉपर। उसमें कुछ कॉपर के आसपास की, टिन की, लेड की और भी इम्प्योरिटीज होंगी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाए बताइए, नाउ द कॉपर ऑब्टेन बाय स्टेप 2 इज impure and it is purified by the process of electrolytic refining. Step 3 देखो, step 3, copper obtained by step 2 is impure। हमारी मीटिंग रहती है 7:35 पे रहती ना, is impure and it is purified by process of electrolytic ठीक है। अभी देख लो, यहाँ तक की बात हो गई। तो क्या बताया कि ये इंडस्ट्री बेच दो, वो खरीद लो, इसमें मुझे 1 मिनट बताना पड़ा तुमको ना, ठीक है।
चलो यहाँ तक की बात हो गई। इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से कैसे करेंगे, फिर वही प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक बेड है, ये थिक कॉपर है, ये पतला कॉपर है। थिक इम्प्योर कॉपर और ये थिन प्योर कॉपर, और इसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दें। CuSO4 प्लस 15% H2SO4 एक्वियस, यानी 15%। ये एक्वियस वही है, 85% पानी है, थोड़ा सा कॉपर सल्फेट डाल दो और इसके ऊपर ये कर दीजिए। तो दिस इज प्लस माइनस, माइनस की वजह से Cu2 प्लस इसकी ओर आएगा, SO4 2 माइनस है, वो इसमें से कॉपर को उतार देगा। ये चीज है। तो क्या कहा जाएगा, द प्योर कॉपर विल, एनोड मड जरूर बनाना, उसको दिखा भी देना एनोड मड। तो प्योर कॉपर इज कलेक्टेड एट कैथोड एंड impurities, for example tin, lead, ये सारी आर कलेक्टेड, थोड़ा बहुत Ag भी मिल जाएगा एट बॉटम ऑफ एनोड, कॉल्ड एनोड मड। अब देखिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो रिएक्टिविटी ऑफ डिक्रीजेस, किसकी रिएक्टिविटी है, एल्यूमिनियम डिक्रीजेस एज इट इज डिप्ड। एयर को तुमने HNO3 में डाल दिया तो इसकी रिएक्टिविटी क्यों डिक्रीज हो जाएगी, बोलो। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। हाँ ये बात सही, क्योंकि Al2O3 इनर्ट है और HNO3 कैसा है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर Al के साथ इसकी रिएक्शन हो तो क्या चीज बनती है, देख भी लो। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद नाइट्रिक एसिड। बस इसका आंसर देना है, कुछ और नहीं बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ इसमें Al2O3 तो बन जाएगा और फिर इसका कोई NO2 या कुछ बन जाएगा, दो चीज तो बनेगी, NO2 बनेगा और एक वाटर बनेगा। अब NO2 बनेगा, N2O बनेगा, या कुछ चीजें बनेंगी तो उसमें देखना पड़ेगा। दैट इज NO2 बनाना। अब इसको बैलेंस कर लें, NO2 बन रहा है, सही है। तो इसके 2 होने से, देखो देखो इधर, इसके 2 होने से तुम यहाँ 2 लिखो, H है ना। अच्छा, इसके 2 होने से फिर यहाँ भी 2 लिखो, यहाँ भी 2 लिखो। अब रह गई बात N की, क्योंकि यहाँ 2N है तो वहां भी 2 लिखो। अब जरा हम बाकी चीजों को बैलेंस करें। Al तो बैलेंस है, H बैलेंस है, N भी 2 है। O देखो, O कितने हैं, 6 3 4, देखो 3 4 7 और 1 8 हो गए ना। तो अब क्या किया जाए, ऐसी बात हो गई। अब देखिए, इतनी बात हो गई, इसको कुछ भी मत करो अभी। अब तुमको मैं नई चीज बताता हूँ, बैलेंसिंग का तरीका इलेक्ट्रॉन मेथड से, ठीक है। ये बताओ Al पे कितना चार्ज है, इसने क्या किसी को कुछ दिया है, लिया?
इसने क्या किया, इसमें एयर पे 3+ चार्ज है, सही है। और अब देखो HNO3 है और ये NO2 है, तो HNO3 में क्या होता है कि दैट इज NOH और बाकी HNO3 इस तरीके का है, तो दैट इज HNO3। एक और है, ये चीज है HNO3 का स्ट्रक्चर ये है, और NO2 का स्ट्रक्चर क्या है, ये है, ठीक है। तो इसने प्लस, इसका +4 है और इसका कितना है, देखो 2 2 उधर है तो +5 है चार्ज, देखो तो ये +5 वाला चार्ज है और ये कितना है +4, ये खुद रिड्यूस ही होगा। जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूस नहीं होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। इसने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन गेन, और इसने क्या किया बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, तभी तो प्लस में गया। लेकिन 2 एल्यूमिनियम है तो उन्होंने कितना किया होगा, 6 इलेक्ट्रॉन लूज, तो इसलिए इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें। एक एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 3, तो 2 एल्यूमिनियम कितने करेंगे, 2 तो लगाने पड़ेंगे, तो 2 एल्यूमिनियम कितने करेंगे, 6। इस ये एक गेन कर रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 लगा दिया, अब बाकी बैलेंस कर दो, हो गया। ये चीज होती है, सही है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ इन सबसे कोई लेना देना नहीं, मैं लिखा दूंगा फिर जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे क्या उतने ही दिए जाएंगे। किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन तो जो कोई दे रहा है तो लेने वाला भी तो उतने ही लेगा कि नहीं। तो इसने एक एल्यूमिनियम पे 3 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 एल्यूमिनियम पे 6 दिए। इसने यहां से यहां बनने में क्या किया बताओ, दैट इज +5 से +4 एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया होगा ना। हाँ, वहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे बन गया, +4 कैसे आएगा दोनों तरफ से, कहाँ पे उधर ये ये जो- जाएंगे ना, हाँ ये तो ऑक्सीजन, +3 होगा। कोई बात नहीं, वो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उससे ले लेता है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हम बता देंगे शुरू में, हो सकता है हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट बताया आपको कि नहीं बताया है, नहीं बताया, पहले बताया कि कौन सा कैसे है। चलो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ 6 होने से हम क्या कर लेंगे, दूसरी तरीके से भी बताएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन, और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है इंटू 6 कर दिया तो 6 ये हो गया, 6n हो गया, तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा क्या, और यहाँ 3 कर दो, हो गई। सर इसको 6 से मल्टीप्लाई 6 से जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो 6 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे। एक एल्यूमिनियम 3 लूज करता है तो 2 एल्यूमिनियम 6 लूज करेंगे। एक n है तो 6 होने चाहिए लेने वाले, 6 कर दिए। 6 करते ही यहाँ 6h हो गया है, 3 हो गया। अब देख लो हर चीज बैलेंस। सर हमें कैसे पता है HNO3 H2 बनाना, उसको H2 नहीं कर सकते। HNO3 अब वो उस चीज के NO2 पे कैसे यूज किया है, H2 तो जा सकते हैं। हाँ देखो ये चीज आपको फिर आगे की क्लास में बताई जाएगी। कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि जो F है उसकी 4 की खींचने की पावर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितने की है। अगर कोई आ जाए तो जैसे ये जो F है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है। अच्छा O की कितनी होती है बताओ, 3.5। इसकी कितनी होती है, Cl की और N की 3 होती है, C की 2.6 होती है, H की 2.1 होती है और Na की कितनी होती है 0.9। समझ आई बात कि नहीं। कभी भी तुमको 2 ऐसे एलिमेंट मिल जाएं जैसे NaCl, तो Na की 0.9 और इसकी कितनी है 3, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2.1 है। इनका डिफरेंस कितना है 2 या 2 से ऊपर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी तो इलेक्ट्रॉन छीन लिया जाएगा और वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। तुमसे जैसे सवाल पूछा गया HCl में आयनिक बॉन्ड बनेगा अर्चिता कि नहीं, बताओ जरा। 2.1 और 3 तब नहीं बनेगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कितना हो गया
2 से ऊपर तो बन जाएगा। सही है। खैर हम आपको इसी इक्वेशंस के बारे में अगली क्लास में थोड़े और तरीके से बता देंगे। और भी 3-4 मेथड है, जो सूट करेगा वो समझ लेंगे।